हेलो बच्चों, योर जय गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे आप अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको कोई और फंक्शन मिलता है या कोई और वैल्यू मिलती है। अगर जो वो डिफरेंशिएटेड फंक्शन आया है उसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको वही फंक्शन मिल जाएगा जिसको आपने डिफरेंशिएट किया था। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ सबसे पहले तो मैं ये लिखूँगा कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब इंटीग्रेशन को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो इंटीग्रेशन के सिनोनिम्स हैं एंटी डेरिवेटिव, या तो प्रिमिटिव। सिनोनिम का मतलब होता है कि मतलब नाम अलग पर काम एक ही। तो इंटीग्रेशन का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव भी होता है और उसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं। तो कहीं पर अगर तुम्हें क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटीग्रेट दिस फंक्शन, या इंटीग्रेट दिस फंक्शन की जगह लिखा हुआ है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, और यहाँ बोला गया है कि फाइंड प्रिमिटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो साफ साफ उसका यही कहने का मतलब है कि इंटीग्रेट करो इस फंक्शन को। अब देखिए आगे, अगर मेरे पास एक स्मॉल एफ एक्स प्लस सी नाम का फंक्शन है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे कोई एक नया फंक्शन मिलेगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स, जिसको मैं नाम देता हूँ। अब मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो मुझे ये फंक्शन मिला। अगर इस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे ये फंक्शन मिलेगा। तो देन अगर मैं इस फंक्शन को कैपिटल एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, ये जो इलोंगेटेड एस टाइप सा सिंबल है ना, इसको हम लोग सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया था, तो इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें स्मॉल एफ एक्स प्लस सी मिल जाएगा। अब इसमें ये जो फंक्शन है इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रैंड। इसको हम लोग बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन बेसिकली समेशन को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स समेशन। ओके, इसको हम लोग डिफरेंशियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल। डिफरेंशियल हमें ये बताता है कि हम फंक्शन को किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसको हम लोग इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल बोलते हैं। आई एम सॉरी। ये जो सी है इसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका दूसरा नाम है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है।
अब सब ठीक है कि चलो कैपिटल एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करने पे हमें स्मॉल एफ एक्स तो मिलता है, साथ में सी क्यों आता है? हमें बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि हम लोग जब इंटीग्रेट करते हैं तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें हमें सी क्यों साथ में मिलता है। तो उसका कारण मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर मेरे पास सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक फंक्शन है जिसको मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, तो मुझे क्या मिला? 2x। फिर मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 10, मैंने उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो फिर मुझे 2x मिला। फिर मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 15, मैंने उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिला? 2x ही मिला। इन सब को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने पे हमें हमेशा 2x ही मिल रहा है। अब मैं अगर 2x को इंटीग्रेट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो मेरे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 तो आएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा, 1 बन जाएगा यहाँ पर, बट एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा, ठीक है, कांस्टेंट आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, इसको डिफरेंशिएट करने पे हमें ये मिल रहा था, तो हमें इसको इंटीग्रेट करने पे ये मिलना चाहिए था। अब दिक्कत क्या हो रही है कि इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, इसको इंटीग्रेट करना चाहिए तो यही एग्जैक्टली मिलना चाहिए था। यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है कि इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x मिला, बट इसको इंटीग्रेट किया तो ये मिलना चाहिए था। कोई बोलेगा कि ये आएगा, कोई बोलेगा ये आएगा, कोई बोलेगा ये आएगा, तो कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा, ठीक है। तो उस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर सी ले लेते थे, सी वैल्यू ले लेते थे, और वो सी क्या होता था? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि सेट ऑफ रियल वैल्यूज़ को बिलोंग करता था। यहाँ पर जो सी बिलोंग करता है वो सेट ऑफ रियल वैल्यूज़ को बिलोंग करता है। तो हम लोग क्या करते थे कि हमें नहीं पता था कि इंटीग्रेट करने के बाद जो जिस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया है वो फंक्शन के साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आएगा वो कौन सा आएगा। कोई बोलेगा ये आएगा, कोई बोलेगा ये आएगा, तो ऐसे कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता था। तो कोई श्योरिटी तो नहीं थी, तो वहाँ पर तो इनडेफिनेटनेस आ गई। डेफिनेट तो कुछ था नहीं वहाँ पे, मतलब डेफिनेट का मतलब क्या आता है? श्योरिटी, और इनडेफिनेट का मतलब है नॉट श्योरिटी। तो वहाँ पर नॉट श्योरिटी किस चीज़ की है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की। इसीलिए इस इंटीग्रेशन को नाम किस चीज़ का दिया गया? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर ठीक है ना, जो ये सी है, ठीक है, तो सी को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि सी कैन बी एनी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ सी इज indefinite, that is why we call this integration indefinite। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम लोग इस c को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो बोलते हैं, ठीक है, c इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। आर्बिट्रेरी का मतलब, कांस्टेंट का मतलब होता है कि वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, और हम लोग वैल्यूज़ हमारी कहाँ से कहाँ में रेंज करेगी? सेट ऑफ रियल वैल्यूज़ में। ठीक है, इतना समझ आया सबको। अब इसके आगे, ठीक है, हम लोग जो अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो हमें ये बताएगा कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होती है ना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या रिप्रेजेंट करती है? फैमिली ऑफ कर्व्स। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर मैं यहाँ पे एक x फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू
एक्स ही इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इक्वेशन आ रही है इंटीग्रेट होने के बाद, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पैराबोला को, है ना। अब अगर मैं सी की वैल्यू वेरी करूँगा, मतलब सी तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, और वो सेट ऑफ रियल वैल्यूज़ को बिलोंग कर रहा है, तो उसमें कुछ भी वैल्यू आ सकती है, उसको वेरी करके कोई भी इक्वेशन बना जा सकती है। 0 डाला जा सकता है, 1 डाला जा सकता है, 2 डाला जा सकता है, -2 डाला जा सकता है, -1 डाला जा सकता है, कुछ भी डाला जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू 0 डालूंगा तो मुझे कुछ ऐसा पैराबोला मिलेगा। सी की वैल्यू 1 डालूंगा तो मेरा पैराबोला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट। 2 डालूंगा तो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। 3.5 डालूंगा तो वो 3.5 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे बनेगी पैराबोला की कर्व्स। अगर -1 डाल दी वैल्यू सी की तो वो 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 2 यूनिट नीचे भी शिफ्ट हो सकता है, 3 यूनिट नीचे भी शिफ्ट हो सकता है। ऐसे सी की वैल्यू वेरी करने से हम लोगों को अलग अलग पैराबोला के कर्व्स मिलेंगे इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। अब फैमिली ऑफ कर्व से क्या रिश्ता है, मतलब इन सब पैराबोला का, कि देखो फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब क्या होता है कि कर्व्स विच आर शोइंग सेम प्रॉपर्टीज़। अगर जैसे आपकी देखा जाए ऐसे, जैसे कर्व्स होती हैं जो, अगर वो सेम प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करती हैं ना, तो वो एक ही फैमिली की कंसीडर की जाती हैं। उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल दिया जाता है और उनको नाम दे दिया जाता है फैमिली ऑफ कर्व्स। अब कैसे, जैसे अगर मैं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर मैं कलर चेंज करूँ, तो मैं सपोज़ कीजिए ये ऐसे एक मैंने ऐसे वर्टिकल लाइन मारी और ये x बराबर x0 पॉइंट ले लो। अब इस पे ये यहाँ पे कट कर रहा है तो मैंने यहाँ से एक टेंजेंट बनाया है इसके ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ टेंजेंट बनाया है कैसे, क्योंकि ये यहाँ इसको कट कर रही है। फिर यहाँ एक टेंजेंट बनाया, ठीक है, ऐसे एक, फिर यहाँ पे टेंजेंट बनाया, ठीक है। ये थोड़ा सा कर्व अच्छे से नहीं बना, थोड़े चौड़े चौड़े करके बना दिए, नहीं तो ये सारे जो टेंजेंट्स आएंगे, मतलब ये कर्व ऐसे होगी इसके ऐसे पैरेलली। तो अगर आप देखें ना, ये जो आगे जाएगा ऐसे, इसको यहाँ कट करेगी तो ये ऐसे बनेगा टेंजेंट, ठीक है। तो ये जो x बराबर x0 पे ये सारे जितने भी टेंजेंट्स बन रहे हैं, ये सारी जो मतलब टेंजेंट्स बनाए हैं, इस लाइंस सारी पैरेलल है एक दूसरे के। पैरेलल है तो इनके स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि दो अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके जो स्लोप होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इन एनी indefinite integration remains same, ठीक है। कहने का ये मतलब है यहाँ से कि अगर आप किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा। फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कैसे करेगा कि देखो, जो उसमें कॉन्स्ट मतलब समथिंग फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे वो समथिंग फंक्शन प्लस सी आता है। अब वो सी की वैल्यू वेरी करने पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस मिलेंगी, वो एक ही फैमिली को बिलोंग कर रही होंगी, बट वो और उनकी सारी प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। जैसे इस केस में हमने देखा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट सबका सेम है, तो ऐसे कोई भी फंक्शन ले लो जिसकी फैमिली ऑफ कर्व्स बनेगी ना सी की वैल्यू चेंज करने पे, उन सब के स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएंगे, ठीक है, सेम आएंगे, ठीक है, कोई भी ले लो। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एक तो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होती हैं, ठीक है, कर्व्स विच एग्जिबिट सेम प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इतना सबको समझ आया, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है,
अगला पॉइंट ये है कि जैसे अगर देखें आप, सपोज़ कीजिए मेरे पास a की पावर x है एक फंक्शन, इसको मैंने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू dx। मैंने आपको बताया था dx हमें क्या बताता है, dx बेसिकली डिफरेंशियल होता है। डिफरेंशियल हमें ये बताता है कि हम फंक्शन को किस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग x के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर x वेरिएबल होगा और ये बेस में है तो ये कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर, इसका इंटीग्रल का वैल्यू क्या आता है, ए की पावर एक्स अपॉन ln a प्लस सी, ये आता है। ठीक है, अब इसमें ही मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ कि अगर मैंने ए की पावर एक्स तो लिया ही लिया, बट मैंने विद रिस्पेक्ट टू डी ए, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ए इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ पर वेरिएबल ये हो जाएगा चेंज हो गया। ठीक है ना, और ये हमारे पास कांस्टेंट बन जाएगा। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट जब भी आता है तो हमारा फंक्शन x की पावर n की तरह बिहेव करता है। तो उसका आंसर जो आता है ना वो आएगा a की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस सी, ऐसे आएगा। ठीक है, इतना समझ आया सबको। तो यहाँ से हम लोग नोट बना के दो चीज़ें लिख सकते हैं। वो ये लिख सकते हैं कि इन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट्स that integration is happening with respect to ओके। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ से ये आता है कि इंटीग्रेशन जो होती है ना, इंटीग्रेशन में हैपन with respect to any function और वेरिएबल। ज़रूरी नहीं है कि वो x के अलॉन्ग ही हो, मतलब यहाँ पर जैसे डी ए ले लिया था, हम लोग डी वाई भी ले सकते हैं, डी जेड भी ले सकते हैं, डी डेल्टा डी गामा कुछ भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इतना सबको समझ आया। ठीक है, अब जैसे एक छोटी मोटी चीज़ और मैं बता देता हूँ इसमें। ठीक है, छोटी चीज़ जैसे सपोज़ कीजिए कोई आपने, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। सपोज़ कीजिए, मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे कि सपोज़ कीजिए आपका किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया, उसका आंसर एक आया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, और फिर एक आपका आंसर आ रहा है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। अगर ऑप्शंस में दोनों दिए हुए हैं ना ये, तो ये दोनों बोथ आर करेक्ट। ठीक है, बोथ आर सेम। कैसे, देखिए अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस सी बनेगा। अब इसमें ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को क्लब करके एक ही कांस्टेंट बना के लिख देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कैपिटल सी लिख लो। तो ये अब एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में अगर आप एक ऐड करोगे तो वो रहेगा तो ओवरऑल एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही ना, तो उसको एक कैपिटल सी नाम का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे दो। ठीक है, दोनों को क्लब करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी ये इसके साथ ही मैच खाने लग पड़ा, सेम ही हो गया। तो कभी कभार ना ऑप्शंस में ऐसे भी दिया होता है, तो बच्चे कभी कभार देखते नहीं हैं ये सब चीज़ें। ठीक है ना, होती हैं, और ये कभी कभार आपका क्वेश्चन गलत करवा देती हैं, और बच्चे क्वेश्चन भी अराइज कर लेते हैं कि ये कैसे सेम हुआ ये नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यू के साथ क्लब हो रही है, या माइनस हो रही है, प्लस हो रही है, ठीक है, कुछ भी हो रही है, मल्टीप्लाई भी हो रही है, डिवाइड भी हो रही है, तो वो रहेगी तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही ना, क्योंकि सी की वैल्यू तो चेंज करेगी। अब जैसे सी माइनस 1 ले लो, सी की वैल्यू वेरी की है, ठीक है, तो अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी ना, तो ओवरऑल तो सी माइनस 1 एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यू, चेंजिंग वैल्यू हो गई, क्योंकि सी की वैल्यू वेरी करेगी तो सी माइनस 1 की ओवरऑल वैल्यू भी चेंज करेगी। तो
वो उसके साथ क्लब करके उसको एक नया कांस्टेंट का नाम दे देता है। जैसे एक एग्जांपल लूँ मैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ln c प्लस 5। तो यहाँ पर ये भी एक कांस्टेंट है ln c, ठीक है, और ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो इन दोनों को अगर आप क्लब कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस के नाम का एक हम लोग ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। आया समझ? तो कई जगह पर अगर ऐसे आंसर दिया हुआ है ऐसे की बजाय, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर सही है। ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो इतना समझ आया सबको? अब इसके बाद हम लोग, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स देखेंगे। क्या देखेंगे? स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करके इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड ठीक है। सबसे पहले अगर एक मिनट ज़रा इसका थोड़ा सा थिकनेस कम कर लें हम लोग। सबसे पहले अगर dx की इंटीग्रेशन को बोले कोई करने को, ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करने को बोले, तो क्या होता है ना कि ये जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशियल को कैंसिल करके आई एम सॉरी एक्स प्लस सी दे देता है हमें, ठीक है। फिर अगर कहीं पर हमें डी ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और उसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो वो ये जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है ना, ये इसको और इसको कैंसिल कर देता है और हमें एफ एक्स प्लस सी मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, तो वो एक दूसरे को नलीफाई करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली है कि अगर, ठीक है, कहीं पर ऐसे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स और कहीं पर ऐसे डी ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है इंटीग्रेशन करके, तो ये दोनों सेम नहीं है, बोथ आर नॉट सेम, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंशियल के अंदर, ठीक है ना, एफ एक्स आ रहा है और यहाँ पर एफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अब तीसरा फॉर्मूला यहाँ से कौन सा आता है कि अगर हम लोग x की पावर n को विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इंटीग्रेट करें, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी आता है, ठीक है। फिर चौथा फॉर्मूला आता है कि अगर 1/x को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करें तो ln ऑफ मॉड x प्लस सी मिलता है हमें, ठीक है। फिफ्थ फार्मूला हमारे पास आता है अगर e की पावर x को हम लोग इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें e की पावर x प्लस सी मिलता है, ठीक है। सिक्स्थ फार्मूला हमारे पास आता है e की पावर x dx हो, उसको इंटीग्रेट करें तो e की पावर x अपॉन ln a प्लस सी आता है, ठीक है। अब आगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज आते हैं, उनको भी देखते हैं। जैसे साइन एक्स डी एक्स का अगर कोई हमसे इंटीग्रेशन पूछे तो वो माइनस कॉज एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। और कॉज एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है साइन एक्स प्लस सी। फिर टेन एक्स का आता है, वो होता है लॉग ऑफ मॉड सेकेंड एक्स प्लस सी, ठीक है। कॉट एक्स आता है अगला, कॉट एक्स डी एक्स कितना होता है, उसका होता है लॉग ऑफ, बेस में याद रखना इनके ई ही होता है, लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस सी। 11th फॉर्मूला क्या आता है सेक एक्स डी एक्स का, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है लॉग विद बेस ई सेक एक्स प्लस टेन एक्स विद लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स मॉड में और बेस में ई आता है,
ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ से एक और नोटिस करने वाली है कि हमारे पास यहाँ पे ना, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए sec x प्लस tan x, अगर आप देखें, अगर इसको साइन कॉज में कन्वर्ट करें तो ये 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स बनेगा। तो इसको मैं कॉज एक्स बाई 2 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कॉज एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, यहाँ से कॉज एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ऐसे जब मैंने इसको यहाँ से कट किया, ठीक है, यहाँ से ये एक फैक्टर कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास बचा क्या, कॉज एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉज एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब मैंने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉज एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे मेरे पास क्या बना, 1 प्लस tan x बाई 2 1 माइनस tan x बाई 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला मिलता है इसका और करके, कि इसको अंदर मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो यहाँ से sec x dx के इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ मॉड tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी बेस में ही आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है, सही हैं, और ये किसके हैं, sec x dx के। अब आगे अगर हम लोग और फॉर्मूले देखें तो हमारे पास कौन कौन से आते हैं, sec x हो गया, tan x, cot x का देखते हैं। चलिए, कितने फॉर्मूले हो गए थे यहाँ पे, 11 हो गए थे। तो आगे देखते हैं 12 नंबर, cosecant x dx, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ cosec x माइनस cot x बेस में e प्लस सी, ठीक है। एक फार्मूला तो ये होता है। अब इसको भी अंदर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ से cosec x माइनस cot x को अगर साइन कॉज में लिखा जाए तो ये 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स बनेगा। अब 1 माइनस कॉज एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से एक साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो बचा गया tan x बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला क्या बना, कोसेकेंट x dx का log ऑफ मॉड tan x बाई 2 बेस में ही प्लस सी, ठीक है। अब इसके बाद अगला फार्मूला, जो एक तो फार्मूला ये हो गया जो हमें याद रखना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हो आप। अब इसके बाद हमारे पास अगला 13th नंबर जो फार्मूला आता है वो आता है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। ये हमारे पास होता है tan x प्लस सी के बराबर, ठीक है। फिर अगला आता है कोसेकेंट स्क्वायर x dx, ये होता है माइनस कॉट x के बराबर, ठीक है। अब जैसे ये फॉर्मूला, जैसे कॉट x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x होता है, तो कोसेकेंट स्क्वायर x का क्या होगा, माइनस कॉट x। तो रिवर्स प्रोसेस आप देख सकते हो कि इसको अगर आपने, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है, ठीक है, तो इसको अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो यही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो समझ आ रहा है आपको कि कैसे एक दूसरे की ये रिवर्स प्रोसेस है। अगला फॉर्मूला आता है sec x इंटू tan x dx। ये हमारे पास होता है, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास होता है sec x प्लस सी के बराबर। फिर इससे अगला फॉर्मूला हमारे पास आता है cosec x cot x dx के बराबर,
ये आता है माइनस कोसेकेंड एक्स प्लस सी के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो अगला फॉर्मूला आता है वो आता है डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आता है बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी के बराबर, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ से, ठीक है, ये भी पता है कि अगर जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग पाई बाई 2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स बाई ए भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए की जगह। तो ये भी एक कांस्टेंट है, इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ क्लब होगा तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही बन जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए तो आएगा ही, ठीक है, तो माइनस कॉज इनवर्स एक्स बाई ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। आया समझ बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास होता है कि अगर डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की सिचुएशन बन रही है हमारे पास, तो उस केस में हमारा जो इंटीग्रल आता है वो होता है 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। और हम लोग इसके अलावा -1 बाई ए कॉट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो क्योंकि पता है हमें कि टेन इनवर्स एक्स जो जैसे ऊपर प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, तो टेन इनवर्स एक्स को हम लोग, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया तो ऐसे आ गया हमारा फार्मूला। तो एक तो ये फार्मूला और ये फार्मूला हम दोनों इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली यही यूज़ होता है, ऊपर वाले में भी यही यूज़ होता है ज़्यादा, ठीक है। अगला फार्मूला जो हमारे पास है वो ये है कि डी एक्स अपॉन अगर एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 1 बाई ए सीकेंट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होगा, ठीक है। अब इसको भी हम लोग -1 बाई ए को सीकेंट इनवर्स एक्स बाई प्लस सी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंट इनवर्स एक्स ये बराबर पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ से सीकेंट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आ सकते हैं यहाँ से। तो अब 20th फार्मूला देखते हैं। फॉर्मूले बहुत हैं याद रखने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो अगर आपने ये कुछ गिने चुने फॉर्मूले अच्छे से याद रख लिए तो आपको इंटीग्रेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे अब डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास अगर इस टाइप की सिचुएशन बनती है तो हमारा जो इंटीग्रल आएगा वो आएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, बेस में इसमें भी ये रहेगा। और एक सिचुएशन अगर ऐसी बनी कि जैसे डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, तो तब भी हमारा आंसर इंटीग्रल में लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। अगला फॉर्मूला हमारे पास ये आता है कि अगर डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है हमारे पास, तो 1 बाई 2 ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी आएगा बेस में ही, ठीक है। 23rd फार्मूला की अगर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की सिचुएशन है, उसका इंटीग्रेशन में फार्मूला आएगा 1 बाई 2 ए लॉग ऑफ मॉड में एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये आएगा। 24th फार्मूला हमारे पास ये आता है कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर डी एक्स के साथ आ जाए,
ये अंडर रूट वाली सिचुएशन ऊपर चली जाए न्यूमरेटर में, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है x/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, अगला फॉर्मूला हमारे पास जो आता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें भी थोड़ा सा ही सेम फार्मूला होता है, जैसे x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 तो आता ही है, साथ में हमारे पास यहाँ पे लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड में प्लस c, ये आता है। ठीक है, 26 फार्मूला जो हमारे पास है उसमें आता है कि अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की कंडीशन हो न्यूमरेटर में, तो उसका हमारा फार्मूला क्या बनता है। यहाँ पे देखो x/2 तो आता है, उसके साथ वही जो अंडर रूट में वैल्यू लिखी होती है वो सारी अंडर रूट के समेत आ जाती है। चेंज क्या आता है कि यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आ जाता है, सेम लॉग के साथ मॉड में अंदर x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये आता है। ठीक है, तो इतने ही फॉर्मूले हम लोगों को याद रखने हैं इस केस में। तो ये सब 26 फार्मूलेज आप लोग याद रख सकते हो, इनको लिख लिख के याद कीजिए, आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। टिप्स पे याद होने चाहिए, तभी आपको इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोस्ट बच्चे इनको याद नहीं रख पाते, तो इसलिए इनको बहुत दिक्कत आती है। अब चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन की। पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है कि अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड है और वो इंटीग्रेशन में है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन से बाहर आ सकती है, जैसे डिफरेंशिएशन में भी आती थी। अब जैसे एग्जांपल लूँ मैं अगर, तो जैसे 2 टाइम्स ऑफ 5 की पावर x dx है, तो 2 बाहर आ सकता है और 5 की पावर x को आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो आगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा 2 इंटू 5 की पावर x अपॉन ln 5 प्लस c। तो ये कांस्टेंट था, यहाँ से ये बाहर आ गया। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर लेते थे, इंटीग्रेशन में भी हम लोग इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले सकते हैं उसको। अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है इसमें कि ये आती है कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है, वो प्लस माइनस एक दूसरे फंक्शन के साथ दिया हुआ है और ये ब्रैकेट में विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन साइन इस पर और इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, f1x dx इंटीग्रेशन प्लस माइनस f2x dx। अब जैसे अगर आपको ऐसे दिया हुआ है f1x प्लस माइनस f2x सो ऑन अप टू प्लस माइनस f ऑफ nx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा इंटीग्रेशन साइन और dx डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंडिविजुअल फंक्शंस पे, जैसे f1x dx प्लस माइनस f2x dx प्लस माइनस fnx dx। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये n नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए भी वैलिड है रूल। अब अगर प्लस माइनस में है तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, जैसे f(x) अगर इंटू जी कोई अदर फंक्शन है, तो इसको ना आप ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज़ नॉट इक्वल टू f(x) dx इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। आप इसको ऐसे लिख ही नहीं सकते। अब ऐसे आप लोग इसको कर ही नहीं सकते हो। इस केस में आपको इंटीग्रेशन में ना ये f(x) इंटू जी को यू हैव टू कंसिडर इट अ सिंगल फंक्शन। and then proceed।
ठीक है ना, टू इंटीग्रेट। दूसरी चॉइस आपके पास क्या आती है, और कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल फंक्शन। कि जब भी आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में उसका इंटीग्रेशन करने को बोला जाए तो वो इंटीग्रेशन साइन उन दोनों मल्टीप्लाई पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जैसे इस केस में दिखाया हुआ है ना मैंने यहाँ पे, ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। तो ये गलत होगा, ऐसे रॉन्ग होगा करना। अगर कि कोई कर रहा है ना, ये रॉन्ग वे है। आपको क्या करना है, इस पूरे फंक्शन को एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, या तो सिंगल फंक्शन मान के इसको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। सेम गोज़ फॉर डिवीजन, कि अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स है आपके पास डी एक्स, ठीक है, तो वो भी आप ऐसे नहीं लिख सकते, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, यू हैव टू कंसिडर इट a single function। ठीक है, एंड देन प्रोसीड। ठीक है, समझ आया सबको? अब इसके अलावा जो एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में बहुत बच्चे गलती करते हैं। जैसे ये लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास एफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन पे हमें कोई जी एक्स फंक्शन मिलता है, उसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, तो अगर इस x की जगह यहाँ पे कोई लीनियर फंक्शन भी होता ए एक्स प्लस बी फॉर्म का, तो वो भी ये जो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है ना, जो फंक्शन है x की जगह ए एक्स प्लस बी रिप्लेस करने पे मिला है हमें, ये इसका इंटीग्रेशन भी सेम इसी के तरीके से होगा। जैसे एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन किया तो आपको जी एक्स मिला ना, तो बट इसके केस में सिर्फ क्या फ़र्क होगा, ये फ़र्क होगा कि यहाँ पर जो x के साथ कॉफिशिएंट है ना, वो डिवाइड में आ जाएगा बस। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे जी एक्स बन रहा था ना, एफ एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, वो हमारे पास होगा 1/a इंटू जी एफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। कहने का ये मतलब है कि सपोज़ कीजिए, ये देखिए एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3 है हमारे पास dx। अब x की जगह 2x प्लस 3 आ गया। अब ax प्लस बी, एफ ऑफ ax प्लस बी का इंटीग्रेशन भी एफ ऑफ x की तरह ही होगा, बस फ़र्क ये आएगा कि जो x के साथ कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा ना, वो इंटीग्रल के आंसर में डिवाइड में आ जाएगा। जैसे इसके केस में अगर साइन एक्स होता तो हमारा इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है इंटीग्रल में, माइनस कॉज एक्स, बट एक्स की जगह 2x प्लस 3 आ गया। तो यहाँ पर जो x के साथ कॉफिशिएंट है वो क्या है, 2 है, तो वो यहाँ पे माइनस कॉस 2x प्लस 3 तो आएगा ही, और साथ में वो डिवाइड में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ़र्क है बस। जैसे अगर सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर, जैसे मुझे पता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, ये है। ठीक है, यहाँ पर हमें मेंशन भी करना होता है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है, तो अगर मैं इस x की जगह जैसे x प्लस 1 भी कर देता और इसका भी मतलब 2x प्लस 1 कर देता, इसका इंटीग्रेशन बोलता, तो फ़र्क पता क्या आता, इसका इंटीग्रेशन भी सेम इसी की तरह होता, बस क्या होता, जो x के साथ कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाता। तो यहाँ पे 1/2 2x प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी ऐसे आता है। एक दो एग्जांपल्स और लेके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, 2x प्लस 3 का स्क्वायर है dx, इसको इंटीग्रेट किया तो 1/2 तो आएगा ही, क्योंकि x के साथ 2 है मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 3 क्या बन जाएगा, 3 उसकी पावर 3 और नीचे भी 3 आ जाएगा प्लस सी, ये आएगा। अब जैसे
हमें पता है कि डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास ln ऑफ mod x प्लस सी आता है, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह कोई 2x प्लस 5 करके कोई लीनियर फंक्शन ले लेता, तो वहाँ से उसका इंटीग्रेशन करता ना, तो वो भी ln की फॉर्म में ही आंसर आता। जैसे इसका आंसर x की फॉर्म में आ रहा है ना, इसको भी हम लोग x की तरह ही ट्रीट करते, बस आंसर में क्या चेंज आता, 1/2 आ जाता है मल्टीप्लाई में। तो ln ऑफ mod 2x प्लस 5 ये आ जाता। तो मुझे आई एम सॉरी, मुझे यहाँ से क्या पता लगा, ठीक है। नोट में मैं क्या लिखूँगा, नोट में यहाँ पे मैं हाईलाइट करके ये लिखूँगा, इसको मैं अलग अलग कलर से लिखता हूँ सो दैट आप वी ट्रीट इंटीग्रेशन ऑफ f of ax plus b dx same as integration of f of x dx, but in answer इसको आंसर रख करके we divide the integral by coefficient of x of the linear function, ठीक है। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा आगे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आगे तो उसमें और देखेंगे, ठीक है। जैसे एक दो एग्जांपल्स मैं और ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी और अच्छे से हो जाए। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर ना, dx अपॉन 3x प्लस 1 की पावर 3/2 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3x प्लस 1 की पावर माइनस 3/2 dx। तो ये अब x की पावर n की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये होता है। बस ये x की जगह लीनियर फंक्शन रिप्लेस हो गया, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस 1/3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। 3x प्लस 1 माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1 प्लस c। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ आ जाएगा। देख लेते हैं क्या बनता है। 1/3 3x प्लस 1, ये कितना बनेगा, माइनस हाफ, यहाँ पर भी माइनस हाफ आएगा प्लस c। तो ये बेसिकली यहाँ से आपके पास बन जाएगा -2/3 इंटू ये 1/3x प्लस 1 अंडर रूट प्लस c, ये बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया आपको। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं इसी की, लीनियर फंक्शन की। जैसे सपोज कीजिए dx अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये ना कुछ सेम सिचुएशन ऐसी बन रही है। हमने एक फार्मूला बनाया था dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका आंसर आता है 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस सी। अब x की जगह एक ax प्लस b टाइप का लीनियर फंक्शन यहाँ पे रिप्लेस हो गया, जो कि 2x प्लस 1 फॉर्म का। बट ये फार्मूला अगर आप देखो पूरा का पूरा ऐसा ही है, बस x की जगह एक लीनियर फंक्शन रिप्लेस हो गया। तो आपको क्या करना है, जो उसके देखो यहाँ पे पहले तो आपके पास a स्क्वायर क्या है, 4 है, 2 स्क्वायर है, तो पहले तो वो आएगा 1/2, 1/a भी तो है ना उसमें। अब 1/2 किसका आएगा, इस लीनियर फंक्शन के साथ जो x का कोफिशिएंट है वो भी तो आएगा, और tan इनवर्स 2x प्लस 1 x, ये x की तरह पूरा ट्रीट किया जाएगा, और ये a की x/a प्लस c ये बनेगा। तो 1/4 इंटू tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c ये आ रहा है, ठीक है। आया समझ सबको इतना। मैंने ऊपर जितने आपको ये जितने फॉर्मूले थे, सारी प्रॉपर्टीज़ है, सब बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे जो हमारे पास है। यहाँ पे मुझे ना याद आया कि मैंने यहाँ पे जितने ये आपको जो फॉर्मूले लिखाए हैं, इनमें एक फार्मूले में यहाँ पे मैंने जो आपको लिखवाया था x की पावर n dx, यहाँ पर मेंशन कर लेना वेयर
एन शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करने वाली है, ठीक है। तो सबको समझ आया ये सारा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब हम लोग आगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे और मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे सब अलग अलग। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, फाइंड प्रिमिटिव ऑफ x² + 2 विद रिस्पेक्ट टू x² + 1। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इंटीग्रेशन फाइंड करो x² + 2 फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू x² + 1। तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन जो मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो लेंगे ना, वो dx वगैरह नहीं होगा हमारा, यहाँ पे d ऑफ x² + 1 होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास x² + 1 है, यहाँ पे x² + 2 है। तो इसको तोड़कर हम लोग x² + 1 + 1 इंटू डी ऑफ x² + 1 ये बनेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट t इक्वल टू x² + 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये t बन जाएगा और ये t + 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास एक सिंपल डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये dt इसके साथ भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 1 के साथ भी, और इंटीग्रेशन सिंपल दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में देखा था। तो ये t dt + 1 टाइम ऑफ dt ये बन जाएगा। अब ये तो t² / 2 बन जाएगा, क्योंकि t की पावर 1 है ना, तो इस पर तो x की पावर n dx वाला फार्मूला लग जाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x + c होता है। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, t + c। तो यहाँ पर t + c आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम रिसब्स्टिट्यूशन कर दें t की, तो x² + 1 का होल स्क्वायर / 2 प्लस x² + 1 + c ये बनेगा। तो यही हमारा इसका आंसर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि e की पावर ln ऑफ √x, ये जो फंक्शन है इसका विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन बताइए क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये e की पावर log ऑफ, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, देखिए यहाँ पर e की पावर ये ln √x को मैं log √x बेस e लिख सकता हूँ। अब अगर ये √x यहाँ पे आ जाए, हम लोगों ने log की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, और ये e यहाँ चल जाए, तो ये कुछ दिखाएगा ऐसा, √x यहाँ पे इंटीग्रेशन भी आएगा और dx भी आएगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ √x पावर log e बेस e आ जाएगा dx। तो ये log e बेस e तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, √x dx। इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे रब करके फ्रैक्शन पावर में लिखूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, x की पावर ½ dx। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा x की पावर ½ + 1 अपॉन ½ + 1 + c। तो ये हमारे पास बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 2/3 x की पावर 3/2 + c। ये आंसर आएगा हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि 2x + 3 अंडर रूट में है, इसका इंटीग्रेशन बताओ। तो देखो ये √x की तरह ही √x का अगर इंटीग्रेशन जैसे करते हैं हम वैसे ही बिहेव करेगा। क्या हुआ है कि x की जगह एक लीनियर फंक्शन 2x + 3 फॉर्म का रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, 2x + 3 पावर ½ dx। तो मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि जब भी लीनियर फंक्शन आ जाए तो हम लोग जो x का कोफिशिएंट है उससे बाहर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2x + 3 की पावर ½ + 1 अपॉन ½ + 1 ये बनेगा +c, ये आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर होगा। इसको हम लोग कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। तो यहाँ से ये बनेगा 3/2 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1/3 2x + 3 की पावर 3/2 + c ये बनेगा हमारे पास। अब आगे देखें तो हमारे पास ये जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमारे पास ये e की पावर ax + b दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन पूछा है विद रिस्पेक्ट टू x।
तो ये e की पावर x का अगर फंक्शन होता तो हमारे पास e की पावर x ही आ जाता इसका इंटीग्रेशन, बट e की पावर ax प्लस b है, तो यहाँ पर लीनियर फंक्शन हो गया, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, a है, तो उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर ये भी e एफ ऑफ एक्स की तरह ही बिहेव करेगा। तो e की पावर ए एक्स प्लस बी का e की पावर ए एक्स प्लस बी ही आएगा आंसर, बट डिवाइड में a आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सेम चीज़ यहाँ पे आ रही है कि अब ध्यान से देखिए, ये कांस्टेंट की पावर एक लीनियर फंक्शन है, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सेम ये पता किसकी तरह बिहेव करेगा, ए की पावर एक्स डी एक्स की तरह इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स डी एक्स। बस क्या हुआ, x की जगह लीनियर फंक्शन आ गया है, तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, तो 1/p तो आएगा ही आएगा। और जो e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है, ये फंक्शन भी वैसे ही बिहेव करेगा, बस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ, ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू आ जाएगा। तो ये a की पावर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ln ऑफ a प्लस सी, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब सिमिलरली यहाँ पर अगर x होता तो ये dx/x होता, बट ये भी लीनियर फंक्शन से रिप्लेस हुआ पड़ा है, तो यहाँ पर ln ऑफ मॉड x आ जाता, बट ln ऑफ मॉड x आने की जगह ln ऑफ ax प्लस b आएगा और डिवाइड में 1/ab आएगा, तो ln ऑफ मॉड ax प्लस b प्लस c ये आएगा। हाँ, तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में आगे हमें क्या बोला गया है। आगे अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास e की पावर x इंटू बी की पावर x, दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन पूछा हुआ है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ पे भी पावर सेम है, यहाँ पे भी पावर सेम है, तो अगर a की पावर m हो और b की पावर m हो, तो दोनों को अगर हम लोग एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेम पावर के साथ, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। क्योंकि हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़ा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, e की पावर x का, हम लोगों ने सिंगल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पढ़ा है, तो हमें यहाँ पे भी सिंगल बेस कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम आके इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। ऐसे ये दो फंक्शंस की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आप जब लगाएंगे ना इन पे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ए बी की पावर x। अब ए बी कॉन्स्टेंट है, बी कॉन्स्टेंट है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, कॉन्स्टेंट देंगे, उसकी पावर एक वेरिएबल है, तो ये सिंगल फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी की पावर x अपॉन ln ऑफ ए बी, ये प्लस सी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 हमें बताओ। अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान से देखूँ तो मुझे ये पता है कि मैंने ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ा अंडर रूट में, ठीक है, जिसमें इतनी बड़ी वैल्यू आती हो, मतलब दो अंडर रूट के फंक्शंस आ रहे हैं। अगर तो ये सिंपली ऐसे होता dx अपॉन अंडर रूट x, तो ये मुझे पता है 2 रूट x प्लस सी बनता है, बट ऐसा तो कुछ है ही नहीं, सिंगल अंडर रूट का फंक्शन तो है नहीं। यहाँ पे एक ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो हमारे पास बेस्ट केस सिनेरियो यही बनता है कि हम इस पूरे अंडर रूट के फंक्शन को, इसको भी और इसको भी ऊपर ले जाएं और नीचे से इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें। और हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ओनली वन ऑप्शन, कि हम लोग इसको, ठीक है, रैशनलाइज कर दें। क्या कर दें? रैशनलाइज कर दें। तो रैशनलाइज करने के टाइम पे इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x प्लस 3 प्लस 2x अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे भी आएगा अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 और अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3, ये बनेगा। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का काम करेगा, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो ये नीचे क्या बन जाएगा, हमें चेक करना पड़ेगा। पहले तो इसको 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 dx। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो ये 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 2x से 2x कैंसिल हुआ, ठीक है, यहाँ पे dx था। आई एम सॉरी। अब देखिए आगे ये नीचे ऐड होके 6 बन गया, ये बाहर आ जाएगा,
अब ये बाहर आ गया और ये dx इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी, और ये इंटीग्रेशन का साइन इस पे भी और इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 dx, ये भी हमें इसका भी इंटीग्रेशन आता है, प्लस 1/6 अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 dx। क्या अब ये आसान हो गया करना? अब तो हमें पता है कि अंडर रूट ऑफ x में सिर्फ एक लीनियर फंक्शन रिप्लेस किया गया है, तो इसका हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, 1/6 इंटू 1/2, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 3/2, और यहाँ पे भी 3/2 आ जाएगा, प्लस 1/6 इंटू 2x माइनस 3, नीचे एक तो 2 आएगा क्योंकि इस x के साथ हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड है, और एक यहाँ पे 3/2, यहाँ पे भी 3/2 प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया इसके साथ 2, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास ये बना है 2x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस 2x माइनस 3 की पावर 3/2, ठीक है, अपॉन 18 प्लस c। अब इस क्वेश्चन में हमें दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस में दे दिए हैं और नीचे ही उन दोनों का प्रोडक्ट दे दिया है। तो हम लोगों ने जो फॉर्मूले पढ़े हैं इंटीग्रेशन में, उसमें हम लोगों ने सिंगल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ा है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को इनको सेपरेट करके सिंगल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई, इंटीग्रेट को इस पे डिस्ट्रीब्यूट दोनों पे करके, और इन दोनों को इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ डिवाइड करके, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ से 5 की पावर x कैंसिल हो गया, ऊपर 1 आ गया, इधर से 2 की पावर x कैंसिल हो 1 आ गया। तो ये यहाँ से चेंज हो गया कुछ, अब ये ऊपर जाएगा तो ये 5 की पावर माइनस x आ जाएगा dx, और प्लस यहाँ से 2 की पावर माइनस x dx आ जाएगा। अब जो चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पर 5 की पावर माइनस x अपॉन ln 5 तो आएगा, बट x के साथ -1 भी आ गया है, तो -1 भी हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर मेरे को प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर 2 की पावर -x तो आएगा ही आएगा, अपॉन ln 2 आएगा, बट उसके साथ x के साथ -1 है, तो वो भी यहाँ पे आएगा प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 5x प्लस e की पावर 3x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखें इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में नीचे ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिए हुए हैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ऊपर से मैच नहीं खा रहे क्योंकि अंदर x के साथ 3 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाइड है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कुछ बात बनती है नहीं। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई ऐसे करने की कोशिश की है कि मैं ये देख रहा हूँ कि ऊपर से कुछ कॉमन आ सकता है और नीचे से भी कुछ कॉमन आ सकता है। पहले तो मैंने इसको जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा, तो सबसे पहले मैंने यहाँ से देखा कि e की पावर 3x बाहर आ सकता है। तो e की पावर 3x जब बाहर आया तो यहाँ पे e की पावर 2x बचेगा और यहाँ पे +1 बच जाएगा साथ में dx। अब इसको देखो, e की पावर x प्लस 1/e की पावर x ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर ऊपर भी चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, e की पावर x, e की पावर 3x, e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, ये बनेगा dx। ये कट गया, यहाँ से 1 आ गया। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये e की पावर 4x बन जाएगा, फिर dx साथ में, तो यहाँ से e की पावर 4x बाय 4 प्लस c, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि x अपॉन a प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन बताइए विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप देखें, यहाँ पे भी एक लीनियर फंक्शन है, नीचे भी एक पूरा लीनियर फंक्शन है।
दोनों की डिग्री क्या है, सेम है, x की पावर भी 1 है नीचे, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी x की पावर 1 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ना हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये बहरूपीय टाइप से क्वेश्चन होते हैं। बहरूपीय कैसे, जैसे इनको हम लोग बहरूपीय बना सकते हैं, मतलब जैसे अगर सेम है ना तो दोनों डिवाइड हो सकते हैं, और हम हूबहू जैसा फंक्शन नीचे है लीनियर ऊपर भी बना सकते हैं। तो मैंने उसके लिए क्या किया, पहले तो न्यूमरेटर में b से मल्टीप्लाई किया, उसको इंटीग्रेशन के अंदर ले लिया। इसको ना मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे रब करके। मैंने क्या किया, b से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड भी कर दिया। तो एक 1/b बाहर ले लिया और जो न्यूमरेटर वाला b था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा a प्लस बी एक्स। फिर मैंने क्या किया, अब मुझे पता है बी एक्स के साथ ज़ीरो आ रहा है, क्या मैं उस ज़ीरो को प्लस ए और माइनस ए की फॉर्म में लिख सकता हूँ और साथ में डी एक्स आ जाएगा। क्या अब इस पूरे a प्लस बी एक्स को मैं इसके साथ डिवाइड कर दूँ और a प्लस बी एक्स को इसके साथ अलग डिवाइड कर दूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1/b इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स, ये बनेगा। और यहाँ पर ये a कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और b भी नीचे आएगा, और ये डी एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स ये बनेगा। अब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 डी ये बचेगा यहाँ पे 1/b इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, ये माइनस a/b ये आएगा। अब क्या है कि ये a प्लस बी एक्स है, तो मतलब 1/x का ही काम कर रहा है, बस क्या हुआ है लीनियर फंक्शन x की जगह रिप्लेस हो गया। तो इसका जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो आएगा 1/b ln ऑफ मॉड a प्लस बी एक्स प्लस c, और इसका हमारे पास आएगा सिंपली ये x के बराबर आ जाएगा। तो x/b माइनस a/p स्क्वायर ln ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसका इंटीग्रेशन बताइए। तो अब पूरा का पूरा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें डिनोमिनेटर में दे दिया है, तो हमें बोला गया है कि इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा। देखिए दो सिनेरियो बन सकते हैं जब आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नीचे आता है ना इंटीग्रेशन में, तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए या फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज क्यों करना है उसका भी मैं आपको कारण बताता हूँ। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर तो बना सकते हैं हम लोग, बट अगर आप ध्यान से देखें तो ये फैक्टराइज भी हो रहा है। परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो हम लोग नीचे ऐसे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको tan इनवर्स में लिख सकते हैं। बट फैक्टराइज करने से कभी कभी पता क्या होता है कि जैसे अगर हमने इसको दो लीनियर फैक्टर्स में सपोज़ कीजिए x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी में फैक्टराइज कर दिया, कभी कभार क्या होता है ना ऊपर जब ये नीचे फैक्टर्स आते हैं ना उनका प्लस ऊपर सम या डिफरेंस दिया होता है। जैसे यहाँ पे 1 है ना, dx के साथ 1 है, तो अगर हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे या तो उसका डिफरेंस या तो सम ऊपर उन फैक्टर्स का दिया होता है, तो वो हम लोग वहाँ से मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं और उनसे हमारी इंटीग्रेशन आसान होती है। क्यों? क्योंकि नीचे से फिर फैक्टर्स कैंसिल हो जाते हैं। तो जैसे अगर मैं इसको देखूँ तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास, इसके हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे नीचे x माइनस 2 और x माइनस 3। अब ऊपर हमारे पास dx के साथ 1 आ रहा है, क्या इन दोनों का सम या डिफरेंस हमें ऊपर दिया हुआ है? हमें यही चेक करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर जो 1 है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 3, ठीक है ना। ये इसका होल का dx अपॉन x माइनस 2
इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब देखिए, अब इस पूरे के साथ डिवाइड कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए अलग अलग करके। ये इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, ये इसके साथ अलग अलग, और इन दोनों को इसके साथ और इसके साथ डिवाइड अलग अलग कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके पास एक एक लीनियर फैक्टर्स नीचे से रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस मतलब कट हो जाएंगे। देखिए तो ज़रा यहाँ पर x माइनस 3 यहाँ से कैंसिल हो गया, x माइनस 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, dx अपॉन x माइनस 3 माइनस dx अपॉन x माइनस 2। तो यहाँ पर इसका तो आंसर आएगा ln ऑफ मॉड x माइनस 3 माइनस ln ऑफ मॉड x माइनस 2 प्लस c। और ऑप्शंस में कभी कभी आंसर ऐसे, क्योंकि ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b है, तो ये ln ऑफ मॉड x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस c ऐसे भी दिया जा सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस में हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx अपॉन x प्लस 1 ये बना। ठीक है, अब अगर आपको इसको देखें ना, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है, ये भी एक पॉलिनॉमियल। तो px अपॉन qx बन रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक रैशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। जब पॉलिनॉमियल अपॉन पॉलिनॉमियल का डिवीजन हो जाए ना, तो उसे हम लोग रैशनल फंक्शन या रैशनल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। अब इसके केस में px का जो डिग्री है, ठीक है, वो क्या है, qx की डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग देन यूज़ यूक्लिड फार्मूला। क्या होता है यूक्लिड फार्मूला? यूक्लिड फार्मूला कुछ नहीं होता है, सिंपल डिवीजन ही होती है। मतलब इस एक्सप्रेशन को इससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, तो मुझे x प्लस 1, यहाँ पर x की पावर 4 है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं यहाँ से, तो मेरे पास यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस एक्स आ गया, ये तो कट गया इसके साथ, फिर इसके साथ प्लस एक्स आ जाएगा, उसको माइनस एक्स में चेंज कर दिया तो माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, फिर माइनस एक्स क्यूब उसको प्लस में चेंज किया, यहाँ से वो कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ तो देखो प्लस में चेंज हो गया, तो प्लस एक्स स्क्वायर आया तो एक्स के साथ डिवाइड किया तो प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे इसको माइनस में चेंज किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स यहाँ पे माइनस एक्स आ गया। ठीक है, तो माइनस एक्स के लिए माइनस 1 से डिवाइड होगा, जब एक्स से डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, -1 आएगा साथ में और +1 आ गया। ठीक है, तो +1 रिमाइंडर में बचा हमारे पास। ठीक है, इसको डिवाइड करने पे हमारे पास क्वोशिएंट ये है, रिमाइंडर ये है। ठीक है, ये हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा डिवाइज़र था, और ये हमारा डिविडेंड था। डिविडेंड, तो डिविडेंड बराबर यूक्लिड फार्मूला में क्या बोलता है कि डिविडेंड बराबर क्या होता है हमारे पास, डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। तो x की पावर 4 को जब हमने डिवाइड किया तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये x की पावर 4 की जगह वहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है, रिप्लेस हो जाएगा। तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये x प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 1
डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। अब क्या होगा कि यहाँ से ये इसके साथ इस पूरे के साथ डिवाइड हो जाएगा और ये इसके साथ भी डिवाइड होगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। अब यहाँ से ये एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया। अब ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें ये इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग फंक्शंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका प्लस ln ऑफ मॉड एक्स प्लस वन प्लस सी, ये आएगा। यहाँ से x की पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब बाई 3/3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस ln ऑफ मॉड एक्स प्लस वन प्लस सी, ये बनेगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन को करने का एक और भी मेथड है, एक मेथड 2 बताता हूँ आपको। देखिए ज़रा ध्यान से, हमारे पास क्या था, x की पावर 4 dx ये, और नीचे था x प्लस वन। मैं क्या करूँगा, इसके साथ x की पावर 4 के साथ प्लस 0 ऐड है, उस क्या मैं 0 को प्लस 1 और माइनस 1 लिख सकता हूँ, x प्लस वन, ठीक है, dx। उससे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस 1 मैं इसके साथ क्लब करके उसको x प्लस वन के साथ पूरे के साथ डिवाइड कर दूँगा, तो x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, ये बनेगा, और प्लस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ये बनेगा। अब मैंने यहाँ पे ध्यान से देखा, इस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखूँ मैं, तो क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको 1 को 1 का स्क्वायर ही लिख सकता हूँ, और एक्स प्लस वन ये लिख सकता हूँ डी एक्स, और ये ln ऑफ मॉड एक्स प्लस वन प्लस सी बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे x प्लस वन आ रहा है, क्या मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, तो ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये बनेगा, इंटू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। अब ये एक्स स्क्वायर, इस वन को मैं फिर से स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लगेगा, तो ये आगे दो और लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज हो जाएगा। इसके साथ ln ऑफ मॉड एक्स प्लस वन प्लस सी, ये भी आ रहा था, अब ये आ रहा है, तो यहाँ से अगर मैंने इसको और फैक्टराइज किया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा, तो ये a प्लस एक्स प्लस वन और x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स अपॉन हमारे पास x प्लस वन, ये होगा। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, नीचे x प्लस वन एलिमिनेट ही हो गया, तो एलिमिनेट होने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस यहाँ से हमारे पास एक्स डी एक्स भी आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स प्लस ln ऑफ मॉड एक्स प्लस वन प्लस सी, ये बनेगा। अब ये तो x की पावर 4/4 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, प्लस ln ऑफ मॉड एक्स प्लस वन प्लस सी, ये आएगा। अब देखो ये दोनों तो सेम है, दोनों ऐड होकर एक्स स्क्वायर ही बन जाएंगे, तो यहाँ पे x की पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ln ऑफ मॉड एक्स प्लस वन प्लस सी, तो ये सेम वही आंसर आ गया जो हमारा ऊपर हमने जब उसको यूक्लिड डिवीजन मेथड लगाया था तो उससे आया था, और इस मैनिपुलेशन से भी हमारे पास वही सेम आंसर आया है। तो दोनों मेथड्स आपको समझ आए हैं, तो और क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।